Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. अब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था उन्होंने 3 लिस्ट तैयार करी थी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों ही लिस्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो मेंशन किए गए थे कि कौन कौन सी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी। ठीक है, वो तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर था। सेकंड लिस्ट के अंदर ये चीजें मेंशन थी कि कौन सी चीजें स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी। और थर्ड जो लिस्ट थी उसके अंदर दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे शेयर करनी है वो चीजें मेंशन थी। अब क्योंकि यहाँ पे टैक्स कौन लेगा, कहाँ के टैक्स कहाँ जाएंगे, कौन इधर से मतलब इन्वेस्ट करेगा, कौन सी सरकार पैसे देगी किस काम के लिए, वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन थी। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कॉन्करेंट लिस्ट थी। ठीक है, इनके नाम दिए गए हैं यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन तो वही सेंट्रल, स्टेट यानी कि स्टेट का ही, और कॉन्करेंट जहाँ पे दोनों चीजें, दोनों ही स्टेट भी और सेंटर दोनों ही काम करेंगे। The draft constitution provided for 3 lists of subjects, union, state and concurrent. The subjects in the first list were to be preserved of the central government, while those in the second list were vested with the states. As for the third list, here the center and state shared responsibility. अब however, many more items were placed under exclusive union control than in other federations and more placed provinces. अब अधिकतर क्या हुआ था, ज्यादा चीजें जो थी वो यूनियन के पास में थी, यूनियन के कंट्रोल में थी। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो थी वो अलग थी, लेकिन यूनियन के पास कंट्रोल ज्यादा था। द यूनियन ऑल्सो हैड कंट्रोल ऑफ मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज। यूनियन के पास में मिनरल और की इंडस्ट्रीज का कंट्रोल था। इसके अलावा आर्टिकल 356 के तहत सेंटर के पास में पावर थी कि वो कभी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर सकती है। किसकी रिकमेंडेशन पे? गवर्नर। ये 356 इमरजेंसी के तौर पे एक आर्टिकल के तौर पे था जिसमें ये इसके पास में ये भी पावर थी कि ये उसको भी कंट्रोल कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेटेड फॉर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने ये चीज भी प्रोवाइड कराई थी कि ये फिस्कल फेडरेशन जो है उसको कर सके, यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू से या टैक्सेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको ये अपने कंट्रोल में फेडरलिज्म के उसमें तौर पर दे करके चले। इस केस में क्या था, कुछ टैक्सेस जो थे, एग्जाम्पल के तौर पे कस्टम ड्यूटीज और कंपनी टैक्सेस जो थे वो सेंटर के पास में थे। ठीक है, उसकी सारी चीजें उनके पास में थी। और बाकी केसेस जैसे इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज वो शेयर कर रहे थे स्टेट के साथ में। और कुछ ऐसे केसेस भी थे जहां पे कुछ ऐसे केसेस भी थे जहां पे ये चीजें पूरी तरह से स्टेट के पास में थी। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर भी काफी डिबेट होगा, काफी वाद विवाद होगा कि किसके पास में कितना कंट्रोल रहना चाहिए उसको लेकर के। In the cases of some taxes, for instance, custom duties and company taxes, the center retained all the proceeds. And in other cases, such as income tax, excise duty, it shared them with the state. In still other cases, for instance, estate duties, it assigned them wholly to estates. अच्छे से देखेंगे, कुछ केसेस में कस्टम ड्यूटी और कंपनी टैक्स ये सेंटर के पास में, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी ये शेयर कर रहे हैं स्टेट के साथ में, और एस्टेट ड्यूटीज जो है प्रॉपर्ली वो इन्होंने पूरी तरीके से स्टेट को दे दी है। द स्टेट्स मीनवाइल वुड लेवी एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस ऑन देयर ओन. These included land and property taxes, sales tax, and the hugely profitable tax on the bottled liquor. अब कुछ जगहों पर स्टेट जो है वो हैवी टैक्स लगा रही थी और कलेक्ट कर रही थी। कौन से एरियाज थे वो? जहां पर जैसे कि लैंड और प्रॉपर्टी टैक्स हुआ ये स्टेट के पास था, सेल्स टैक्स हुआ वो स्टेट के पास था, और जो ये लिकर, बॉटल्ड लिकर होता है उस पर अल्कोहल जो है उस पर जो टैक्स लगता है उसका भी प्रॉफिट स्टेट के पास ही जा रहा था। अब है 4.1, द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। अब यहाँ पे पॉइंट वही उठ रहा है कि सेंटर के पास में ज्यादा वो नहीं है, तो सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा प्रॉपरली, कि वो उसके पास में नहीं, वो वीक हो जाएगा। अब कुछ स्टेट्स के पास में जो हक थे वो पूरी तरीके से डिफेंड कर रहे थे के सनातनम, जो कि मद्रास से थे। ठीक है, इन्होंने पार्स का रिलोकेशन बोला था कि बहुत जरूरी है, इनको लग रहा था कि स्ट्रेंथ जो है वो स्टेट के पास के साथ साथ सेंटर के पास में भी होनी चाहिए। The rights of the states were mostly eloquently defended by K. Sanathanam from Madras. A relocation of powers was necessary. He felt to strengthen not only the states but also the center. इनका पॉइंट था कि भाई सिर्फ स्टेट को ही मजबूत मत करो, सेंटर को भी मजबूत करो। There is almost an obsession that by adding all kinds of powers in the center we can make it strong.
यहाँ पे पहले से इन्होंने पॉइंट रखा कि एक तरह का ऑब्सेशन है, लोगों को लगता है कि सारी पावर अगर हम सेंटर को दे देंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, बल्कि एक मिसकंसेप्शन है। दिस वाज अ मिसकंसेप्शन, सेड सनातनम। If the center was overburdened with responsibilities, it could not function effectively. इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा, जहां इन्होंने मेंशन किया है, बोला है कि अगर सेंटर को सारी पावर्स दे दोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिलीव करने की जरूरत है, कुछ फंक्शंस और ट्रांसफर करो कुछ पावर्स स्टेट को, जिससे वो भी इनको सहयोग करते हुए काम करे। By relieving it of some of its functions and transferring them to the states, the center could in fact be made stronger. इनका पॉइंट ये था कि अगर आप अपनी कुछ पावर्स दे दोगे स्टेट को और कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दोगे तो वो आपका सेंटर जो है वो और अच्छे से काम करेगा। अब जो स्टेट्स थी, सनातन को लग रहा था कि यहाँ पे इनको पावर्स मिलनी चाहिए, ठीक है, और प्रोविजंस लाने चाहिए, जो ऐसी प्रोविंसेस एरियाज हैं जहाँ पे टैक्सेस लग रहे हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू हुआ, उसको छोड़ करके बाकी चीजें जो है सेंटर के हक में होनी चाहिए, क्योंकि फिर सेंटर पैसा कहाँ से देगा स्टेट को? अगर सारी चीजें स्टेट के पास में ही जा रही है, वही प्रॉफिट कमाएगा, तो फिर प्रोजेक्ट के लिए उसके पास पैसा कैसे आएगा? दोनों में ही अगर किसी एक व्यक्ति को, मतलब किसी एक जगह को सेंटर को ज्यादा पावर दे दी तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो स्टेट कैसे डेवलपमेंट करेगा? और स्टेट को दे दी तो सेंटर कैसे डेवलपमेंट करेगा? ये चीज यहाँ पे उठ रही है। As for the state, Sanathanam felt that the proposed allocation of powers would cripple them. The fiscal provisions would impoverish the provinces since most taxes, except land revenue, had been made the preserve of the center. वही चीज मैंने बोली जो आपको कि प्रोविजंस लाए गए थे कि भाई प्रोविंसेस जो हैं ज्यादातर टैक्सेस एक्सेप्ट लैंड रेवेन्यू जो है वो दिया जा रहा है सेंटर को, has been made the preserve of the center. Without finances, how could the states undertake any project of development? यानी कि अगर सेंटर को ही सारा पैसा दे दोगे लैंड रेवेन्यू को छोड़ करके, तो स्टेट जो है वो कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी ऑन करेगी? I do not want any constitution in which the unit has to come to the center and say I cannot educate my people. अब यहाँ पे इन्होंने रखी है बात कि भाई मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जहां पे यूनिट आकर के सेंटर के पास में जाके बोले कि भाई मैं अपने लोगों को पढ़ा नहीं सकता। आई कैन नॉट गिव सैनिटेशन, मैं सैनिटेशन नहीं दे सकता। गिव मी अ डोल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मुझे एक डोल दो, यानी कि मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन दो जिससे मैं अपने यहाँ पे रोड बनवा सकूं, अपने इंडस्ट्रीज इंप्रूव करा सकूं। इस तरह की बात ना होनी चाहिए। Let us rather wipe out the federal system. अब इन्होंने बोला कि फेडरल सिस्टम को हटा दो, let us have unitary system, और उन्होंने बोला कि एक यूनिटरी सिस्टम होना चाहिए। Sanathanam predicted a dark future if the proposed distribution of powers was adopted without further scrutiny. सनातनम जो थे, इन्होंने बोला कि भाई मैं एक डार्क फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ अगर इसी तरीके से पास जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई और इनके आगे जाकर के कुछ चीज सोची नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। In a few years, he said, all the provinces would rise in revolt against the center. और कुछ ही सालों में स्टेट जो बाकी के प्रोविंसेस हैं वो सेंटर के खिलाफ आ जाएंगी और रिवॉल्ट करना शुरू करेंगी। Many others from the provinces echoed the same fears, और बाकी जो लोग थे उन्होंने भी इसी तरह की चीजें, इसी तरह के डर जो है उसके बारे में बातचीत करी। और फिर उन्होंने They fought hard for fewer items to be put on the concurrent and union list. अब यहाँ पे जो चीजें मेंशन की गई थी यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में, उन्होंने आवाजें उठाई और उसके लिए लड़ाई लड़ी, एक तरीके से अपना पॉइंट रखते हुए उन्होंने बात करी, बोले बाकी चीजें जो है वो भी इसमें मेंशन करो। A member from Orissa warned that the center is likely to break. एक मेंबर थे उड़ीसा से, उन्होंने बोला कि भाई सेंटर जो है वो इज लाइकली टू ब्रेक, टूटने वाला है, क्योंकि इसकी पास जो है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। Since powers had been excessively centralized under the constitution. यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि बार बार एक ही चीज को ये बोल रहे हैं कि अगर पावर्स को ढंग से नहीं बांटा गया, जो शुरुआत में हमने पढ़ा था कि भाई एक ही तरफ सारी पावर्स दे दी तो दिक्कत ये आएगी कि कोई भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी था पावर्स का, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होनी जरूरी थी सेंटर और स्टेट के बीच में। किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। नो मैम, नो प्रॉब्लम। अब है व्हाट वी वांट टुडे इज अ No, स्ट्रांग गवर्नमेंट। अब यहाँ पे पॉइंट रखा जा रहा है कि आज जो हम चीज चाह रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, वो क्या है? एक मजबूत सरकार होनी चाहिए जहां पे सारी ही तरीके से हम सेफगार्ड कर पाए अपने आप को। ठीक है, अम्बेडकर ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमें स्ट्रॉन्ग एक यूनाइटेड सेंटर की जरूरत है। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सेंटर कि हमारी उसके अंदर जो सरकार बने वो क्या हो, बहुत ही अच्छी सरकार बने। ठीक है,
यहाँ पे ये चीज बोली गई है। अब किस तरीके से स्टेट को स्ट्रांग बनाया जाए, किस तरीके से सेंटर को स्ट्रांग बनाया जाए, कौन से मेजर्स लिए जाएं, कौन से नहीं लिए जाएं, कौन सी प्रोविंसेस को क्या डिमांड चाहिए थी, क्या वो पूरा मांग रहे थे, क्या असेंबली के अंदर चीजें हो रही थी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओकेजन को जो देख रहे थे ये डिफरेंट डिफरेंट, उसको किस तरीके से अपने सेशन को कंप्लीट कर रहे थे, ये सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही थी। अब पार्टीशन के बाद में ही कांग्रेस जो है अग्री कर गई थी कि उनको ऑटोनॉमी चाहिए प्रोविंसेस की। ठीक है, कि मुस्लिम लीग जो है वो पूरा एफर्ट लगा रहे थे कि उनको अलग एक तरीके से रोल मिलना चाहिए अपना। ठीक है, तो वो चीजें हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। The argument for greater power to the provinces provoked a strong reaction in the assembly. अब ये argument जो उठ रहा था ज्यादा पावर के लिए provinces के अंदर, उससे एक strong reaction आया assembly के अंदर. The need for a strong center had been underlined on numerous occasions since the Constituent Assembly had begun its session. जैसे ही Constituent Assembly ने अपने सेशन शुरू करे तो हर किसी ने एक ही चीज को लेकर के अपनी पॉइंट रखा, अंडरलाइन करते हुए कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत है। Ambedkar had declared that he wanted a strong and united center, much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1935. इन्होंने बोला कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए जितना पहले नहीं था। मैम लेफ्ट कैसे हो गए? वेट, टेक्निकल इश्यूज होंगे करते हैं, क्या पता आगे। वेट। Are you able to see the screen? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Yes. नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, वापस से स्टार्ट करते हैं। Reminding the members of the riots and violence that was ripping the nation apart, many members had repeatedly stated the powers of the center had to be greatly strengthened to enable it to stop the communal frenzy. अब यहाँ पर लोगों को रिमाइंड कराया जा रहा था, जो मेंबर्स थे उनको, जो दंगे हुए थे, जो हिंसा हुई थी, जिससे नेशन टूट सकता था, जो पहले हुआ था उससे भी कितने दो बट टुकड़े हो ही चुके थे, उन चीजों को याद कराया जा रहा था और बोला जा रहा था कि पावर्स जो है वो सेंटर के पास में ज्यादा होनी इसीलिए जरूरी है जिससे ये कम्युनल राइट्स जो हुए हैं इसको रोक सके। Reacting to the demands for giving power to the provinces, Gopalaswamy Iyengar declared that the center should be made as strong as possible. अब इस चीज पर रिएक्ट करते हुए एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला कि इन सेंटर को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उनकी पावर्स इसको देनी चाहिए सेंटर को, ज्यादा जितना स्ट्रांग बना सको उतना स्ट्रांग बना दो, उन्होंने ये डिक्लेयर करा। एक मेंबर थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के बालकृष्ण शर्मा, उन्होंने भी रीजन दिया, एक काफी लंबा चौड़ा रीजन दिया कि सेंटर जो है वो स्ट्रांग क्यों होना चाहिए और कैसे अगर ये स्ट्रांग होगा तो हमारी देश का विकास होगा, कैसे हम अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे और एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन लगा पाएंगे और हमारी कंट्री को बाहर के अग्रेशन से बचा पाएंगे। इन्होंने ये चीज बोली। One member from the United Provinces, Balakrishnan Sharma, reasoned at length that only a strong center could plan for the well-being of the country, mobilize the available economic resources, establish a proper administration, and defend the country against foreign aggression. Before partition, the Congress had agreed to grant considerable autonomy to the provinces. अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे चीज को, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पार्टीशन से पहले, जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब कांग्रेस ने एग्री कर दिया था कि हाँ ठीक है, कुछ ऑटोनॉमी आपको कुछ प्रोविंसेस को दे देंगे, अपना खुद से पावर्स उनको अच्छी सी दे दी जाएंगी। लेकिन समय के साथ में ये जो चीज थी ये थोड़ी सी डिफर हुई। This had been part of an effort to assure the Muslim League that within the provinces where the Muslim League came to the power center would not interfere. अब यहाँ पे बेसिकली इन लोगों के लिए चीज बोली गई थी मुस्लिम लीग के लिए कि भाई जब पार्टी मतलब जब ये आजादी होगी मिलेगी, ठीक है, पार्टीशन होने से पहले बोला गया था कि मुस्लिम लीग जो है उनको सेंटर जो है उनके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, उनको इतनी पावर दी जाएगी। लेकिन पार्टीशन जब हुआ तो कई सारे नेशनलिस्ट जो थे उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी इस चीज को लेकर के और उनको लगा कि राजनीतिक प्रेशर के जो पहले राजनीतिक प्रेशर इन पर दबा हुआ था जिसमें इनका ये था कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे स्ट्रक्चर का, वो अब इनको महसूस नहीं हो रहा था कि उसकी जरूरत है। After the partition, most nationalists changed their position because they felt that the earlier political pressures for a decentralized structure were no longer there. जो पहले प्रेशर इनको लग रहा था वो अब नहीं है, क्योंकि इनको तो अलग दे ही दिया था, पाकिस्तान अलग कर दिया था उनका, अधिकतर वहां पे लोग बाग गए हुए थे। There was already a unitary system in the place imposed by the colonial government. Colonial government के कारण पहले से एक unitary system लगाया हुआ था।
The violence of the times gave a further push to the centralization. और जो समय हिंसा हुई थी उससे, उस समय में जो हिंसा हुई थी उससे लोगों को समझ आ गया था कि पार्स का सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है. Now seen as necessary both to forestall chaos and to plan for the country's economic development. पहले तो जो chaos, जो confusion चल रहा था उसको रोकने के लिए जरूरी था centralization होना, और दूसरा economic development के लिए होना जरूरी था. The constitution thus showed a distinct bias towards the rights of the union of the India over those of its constituent state. इसीलिए constitution जो है उसने distinct bias दिखाया है, चीजें जो है different करी हैं कि कौन से rights यूनियन इंडिया को मिलने चाहिए और कौन से constituent state को मिलने चाहिए. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग राइट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अलग राइट्स हैं. ये पहले जो कंफ्यूजन था उसको सॉर्ट करते हुए इन्होंने कर दिए हैं. ठीक है, अब है लैंग्वेज ऑफ द नेशन. अब बात आती है कि कौन सी लैंग्वेज जो है हमें यहाँ पे बोलनी चाहिए, कौन से हमारे कल्चरल हेरिटेज के अंदर आती है, क्योंकि इंडिया जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग रीजन की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. लोग बाग एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे सारे लोगों को आए, लोग बाग एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें. एक दूसरे की लैंग्वेज ही अगर नहीं समझेंगे तो कैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बैठ करके डिबेट करेंगे. ठीक है, तो इस चीज को लेकर के भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर काफी समय तक, कई महीनों तक आर्ग्यूमेंट हुए, डिबेट्स हुए. ठीक है, वो हम ये सारी चीजें टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. How could the nation be forged when people in different regions spoke different languages, each associated with its own cultural heritage? अब कैसे एक नेशन को हम लागू करें लोगों के ऊपर जो अलग अलग रीजन के हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और वो लैंग्वेज उनके कल्चरल हेरिटेज के अंदर आती है. How could people listen to each other? लोग बाग एक दूसरे को कैसे सुनेंगे और कनेक्ट विद ईच अदर कैसे कनेक्ट करेंगे इफ दे डिड नॉट नो ईच अदर्स लैंग्वेज, अगर उन लोगों को एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं आती. विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द लैंग्वेज इशू वाज डिबेटेड ओवर मैनी months and other often generated intense arguments. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इस चीज को लेकर के काफी इंटेंस डिबेट हुए और आर्ग्यूमेंट्स हुए कई महीनों तक. बाय द 1930s कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हिंदुस्तानी जो है वो नेशनल लैंग्वेज की तरह बोली जाएगी. महात्मा गांधी को लगा कि हर कोई व्यक्ति जो है ये कॉमन लैंग्वेज को इजीली समझ पाता है और कॉमन जनता जो है वो इसको बोल पाती है. हिंदुस्तानी क्या है? एक ब्लेंड है हिंदू और उर्दू का. ये लैंग्वेज जो है वो लार्जर सेक्शन जो है इंडिया के वो लोग बोलते हैं और इसके अंदर अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स के लोग जो हैं वो भी इसको बोलते हैं. कई सालों तक इस चीज को लेकर के वर्ड्स और टर्म्स जो हैं अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस से लिए गए. ठीक है, और फिर वो लोग आराम से इस चीज को समझ भी पाते हैं. अब हम जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी हमारे कई उर्दू शब्द होते हैं. तो ये क्या है? हिंदुस्तानी लैंग्वेज इसी को बोला जाता है. ना तो पूरी तरह से हिंदी ना तो पूरी तरह से उर्दू, मिक्स है, तो उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी. ये एक मल्टीकल्चरल लैंग्वेज है. महात्मा गांधी का विचार था ये, और उनको लगा कि ये आइडल लैंग्वेज रहेगी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, जो जोड़ेगी हिंदूज और मुस्लिम्स को और नॉर्थ और साउथ को भी. ठीक है, by the 1930s Congress had accepted the Hindustani oath to be the national language. Mahatma Gandhi felt that everyone should speak in language that common people could easily understand. Hindustani, a blend of Hindi and Urdu, was a popular language of a large section of people of India, and it was composite language enriched by the interaction of diverse cultures. Over the years it had incorporated words and terms from very many different sources. कई सालों से ये अलग अलग words और terms जो हैं लिए हुए हैं इन्होंने इस लैंग्वेज के अंदर अलग अलग सोर्सेस से, एंड वाज देयरफॉर अंडरस्टूड बाय पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन, और इसीलिए अलग अलग रीजन के लोग भी इसको समझ पाते हैं. This multicultural language, Mahatma Gandhi thought, would be an ideal language of the communication between diverse communities. It could unify Hindus and Muslims and people of North and South. और ये जोड़ सकती है हिंदू और मुस्लिम्स को. From the end of 19th century, however, Hindustani as a language had been gradually changing. अब 19वीं सदी से ही ये लैंग्वेज जो है ये चेंज होती जा रही है, धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ रहे हैं. As communal conflicts deepened, Hindi and Urdu also started growing apart. और जैसे जैसे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, यानी कि जाति को लेकर के या धर्म को लेकर के जो दंगे हुए हैं या आपसी मतभेद हुए हैं, उसके कारण हिंदी और उर्दू जो है वो भी दूर दूर होती जा रही है. दूसरी तरफ संस्कृताइज हिंदी जो है वो भी आ रही है, जिसके अंदर पर्शियन और अरेबिक ओरिजिन से वर्ड्स लिए जा रहे हैं, और एक तरफ उर्दू है वो भी पूरी तरीके से पर्शियनाइज्ड होती जा रही है, यानी उसके अंदर भी पर्शियन वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं. इसी के कारण एक लैंग्वेज जो है जोड़ के देखना, पॉलिटिक्स को भी जोड़े और रिलीजियस आइडेंटिटीज को भी जोड़े, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है. महात्मा गांधी जो थे उनका फेथ था
कि एक कंपोजिट कैरेक्टर होगा हिंदुस्तानी जिसमें सब लोग आकर के बोल पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे. From the end of the 19th century, however, Hindustani as a language had been gradually changing. As communal conflicts deepened, Hindi and Urdu also started growing apart. जैसे जैसे communal conflicts हो रहे हैं, हिंदी और उर्दू भी दूर होती जा रही है. On the one hand, there was a move to Sanskritize Hindi, purging it of all words of Persian and Arabic origin. Sanskritized हिंदी हो रही है, जिसके अंदर Persian और Arabic origin से words लिए जा रहे हैं. On the other hand, Urdu was being increasingly पर्शनाइज्ड, और दूसरी तरफ उर्दू जो है वो भी पर्शनाइज्ड होती जा रही है, यानी उसके अंदर भी पर्शियन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है. एज अ कॉन्सिक्वेंस लैंग्वेज बिकेम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी. मार्क कर लीजिए इस लाइन को. इसी कारण जो हमारी कॉन्सिक्वेंसेस यानी सर्कमस्टेंसेस जो हो रहे थे लैंग्वेज को लेकर के, वो देखा जाने लगा था धार्मिक आइडेंटिटी से, कि कौन सी धर्म से जुड़ी हुई है आइडेंटिटी से ये लैंग्वेज हो रही है. महात्मा गांधी हाउएवर रिटेन्ड हिज फेथ इन द कंपोजिट कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी. महात्मा गांधी का विश्वास अभी भी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ही बना हुआ था. किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so we have 2.5 pages left of this chapter. Okay, we still have some time. Yes. अपली फॉर हिंदी. अब हिंदी को लेकर के कुछ लोग जो है अपना सपोर्ट दिखा रहे थे. उन्हीं में सबसे फेमस नाम है आरवी धुलेकर, जो कि कांग्रेसमैन थे यूनाइटेड प्रोविंसेस के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के. ये बोल रहे थे हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बोली जाती है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा जा रहा है, जो संविधान, वो हिंदी में ही लिखा जाना चाहिए. और इन्होंने हर किसी को, व्यक्ति को बोला असेंबली के अंदर जो भी इस लैंग्वेज को जानते थे, उन्होंने बोला कि लोग बाग जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, अगर उनको हिंदुस्तानी नहीं आती है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनने के लायक नहीं है, उनको ये छोड़ देना चाहिए. इनके इस रिमार्क के कारण जो इन्होंने आगे स्पीच दी वो हिंदी में दी, और फिर इसके कारण काफी इनको वो भी देखना पड़ा. बहुत ज्यादा हंगामा हो गया उस समय में, और वो हंगामा जवाहरलाल नेहरू ने इंटरवीन करके, यानी कि इंटरफेयर करके शांत कराया. लेकिन इस लैंग्वेज को लेकर के आगे भी काफी डिस्टर्ब हुई प्रोसीडिंग्स. जो भी काम करना था उसके अंदर काफी एजिटेशन देखा गया मेंबर्स के आने वाले 3 सालों तक. In one of the earliest sessions of the Constituent Assembly, R.V. Dhulekar, a congressman from the United Provinces, made an aggressive plea that Hindi be used as the language of constitution making. When told that not everyone in the assembly knew the language, Dhulekar retorted, "People who are present in the house to fashion a constitution for India do not know Hindustani, are not worthy to be members of this assembly. They better leave." As the house broke up in the commotion over these remarks, Dhulekar proceeded with his speech in Hindi. जैसे ही वहां पे commotion हो गया, यानी कि लोग बाग बोलने लग गए, फिर भी इन्होंने अपनी स्पीच हिंदी में ही जारी रखी. On this occasion, peace in the house was restored through Jawaharlal Nehru's intervention, but the language issued continued to disrupt proceeding and agitate members over the subsequent 3 years. 3 साल तक इस चीज को लेकर के वाद विवाद होता रहा. 3 साल तक. 12 सितंबर 1947 को धुलेकर की स्पीच जो थी लैंग्वेज को लेकर के, वो वापस से एक चिंगारी की तरह निकली और उससे काफी बड़ा तूफान आया. इस समय जो लैंग्वेज कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी और उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा, एक फॉर्मूला बनाया जिसमें वो डेडलॉक की तरह काम कर रहे थे. ठीक है, जो डेडलॉक था, ये प्रॉब्लम जो थी, उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. हिंदी जो है नेशनल लैंग्वेज के तौर पर उन्होंने प्रपोज करी. ठीक है, और जो इसके अपोजिशन में थे उनको भी उन्होंने टैकल करा. डिसाइड किया गया कि फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया जाएगा हिंदी जो है उसको, ये एक देवनागरी स्क्रिप्ट की है और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी जो है वो धीरे धीरे ट्रांजिशन में थी, ग्रेजुअली उसको यूज किया जा रहा था. फर्स्ट 15 ईयर्स तक इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रही. ठीक है, सारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज हुई, और हर प्रोविंस जो है उन्होंने अपनी एक रीजनल लैंग्वेज का उनको चुनने का हक मिला ऑफिशियल वर्क के लिए. और हिंदी जो है वो उसको नेशनल लैंग्वेज की तरह यूज तो नहीं किया गया, लेकिन रेफर जरूर किया जा रहा था बार बार. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उम्मीद की जा रही थी कि ये लोगों के इमोशंस और उसको प्रॉपरली मतलब लोग बाग गुस्से में आ जाते थे जब इस चीज को बोला जाता था, क्योंकि कई सारे एरियाज में हिंदी जो है वो अभी भी आज भी नहीं बोली जाती है. Almost 3 years later, on 12 September 1947, Dhulekar's speech on the language of the nation once again sparked off a huge storm. By now, the Language Committee of the Constituent Assembly had produced its report and had thought of a compromise formula to resolve the deadlock between those who advocated Hindi as the national language and those who were opposed it. 12 सितंबर 1947 को 3 साल बाद
12 सितंबर 1947 को इन्होंने कोशिश करी, जो धनोलेकर की स्पीच थी उससे तूफान आ गया था, वापस से एक केओस क्रिएट हुआ और उन्होंने कोशिश करी कि जो लोग हिंदी को सपोर्ट कर रहे हैं वो और उन जो ऑपोजिशन में वो, उनके बीच में एक सॉल्व कराने की कोशिश करी। इट हैड डिसाइडेड बट नॉट येट फॉर्मली डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिसाइड किया लेकिन फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया that Hindi in the Devanagari script would be the official language, कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट वाली वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, बट द ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल, लेकिन हिंदी में ट्रांजिशन करवाना ये थोड़ा धीरे धीरे होगा। फॉर द फर्स्ट 15 years इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस, शुरुआत के 15 साल तक काम ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ। Each province was to be allowed to choose one of the regional languages for official work within the province. हर province, हर एक एरिया जो था उसको अलाउ किया गया कि अपनी रीजनल लैंग्वेज चुन लो जो ऑफिशियल वर्क के लिए वो यूज कर सकते हैं उसी प्रोविंस के अंदर। By referring to Hindi as the official rather than that the national language, the language committee of the Constituent Assembly hoped to placate ruffled emotions and arrive at a solution that would be acceptable to all. हिंदी जो है उसको ऑफिशियल ना करके एक नेशनल लैंग्वेज की तरह देखा गया और उन्होंने उम्मीद करी लैंग्वेज कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये जो है लोगों के इमोशंस, जो एंग्री इमोशंस है उसको भी नॉर्मल कर पाएंगे और एक सोल्यूशन पर आ पाएंगे जहाँ पे लोग बाग इस चीज को समझेंगे। धुलेकर was not one who liked such an attitude of the reconciliation. धुलेकर जो थे उनको इस चीज का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। He wanted Hindi to be declared not an official language but a national language. ये चाहते थे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की नहीं बल्कि नेशनल लैंग्वेज की तरह डिक्लेयर करो। He attacked those who protested the Hindi was being forced on the nation. अब इन्होंने अटैक किया उन लोगों पे जो विरोध कर रहे थे हिंदी का, and mocked at those who said, और उन पर उनका मजाक भी उड़ाया जो बोल रहे थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी दैट हिंदुस्तानी रादर देन हिंदी ought to be a national language। अब जैसे इन्होंने महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी को सपोर्ट किया था तो ये उनका मजाक भी उठा रहे थे और उनके महात्मा गांधी के ऊपर कटाक्ष भी कर रहे थे कि भाई हिंदुस्तानी जो है वो हिंदी ना होकर के, सॉरी महात्मा गांधी ने कहा था ना कि हिंदुस्तानी दैट हिंदुस्तानी रादर देन हिंदी ought to be national language। इन्होंने बोला कि महात्मा गांधी की हिंदुस्तानी ना होकर के हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। यहाँ पे इनके कहे हुए कुछ शब्द हैं, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। सर, नोबडी कैन बी मोर हैप्पी देन माई सेल्फ दैट हिंदी हैज बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। सर, मेरे अलावा मेरे से ज्यादा कोई और खुश नहीं होगा ये देखते हुए कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हमारे देश की। सम से दैट इट इज अ कंसेशन टू हिंदी लैंग्वेज, कुछ कहते हैं कि ये क्या है, कंसेशन है हिंदी लैंग्वेज का। आई से नो, इट इज अ कंज्यूमेशन ऑफ हिस्टोरिक प्रोसेस। मेरा मानना ये है कि ये ना कंसेशन ना होकर के ये कंज्यूमेशन है हिस्टोरिकल प्रोसेस जो हुआ है अभी तक उसका। So we completed page number 426। अब हमारे पास में 427 बचा है और 428 बचा है और 29 पे इसका कंक्लूजन बचा है जो हम कल कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं इकट्ठी कर लीजिए, कल हम आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है Yes, स्टूडेंट्स, ma'am. अपनी सारी Okay, ma'am. प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा आज ही अपने तरीके से जैसे भी आपको मार्क करके रखनी है, और आज वापस से पढ़िएगा इस चीज को जो भी हमने आज पढ़ा और कल पढ़ा, और अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आइएगा और फटाफट आपकी प्रॉब्लम्स कल सॉल्व कर दी जाएंगी। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर योर टाइम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.